प्रिंसिपल फॉर पोटेंशियोमीटर उन लोगों ने जो एक्सप्लेन किया। तो एक चीज तो और है कि आप सपोज बैटरी के साथ रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, बैटरी के साथ पोटेंशियल सॉरी ईएमएफ ई लिखेंगे, रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे तो इसके दोनों टर्मिनल के बीच जब गैल्वेनोमीटर सॉरी वोल्टमीटर कनेक्ट करेंगे, वोल्टमीटर प्लस और माइनस, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस देगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस देगा। वोल्टमीटर कभी भी ईएमएफ मेजर करके नहीं देगा, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। ओके, आई आर जितनी एनर्जी लेस होगी तो पोटेंशियल मिलेगा, ईएमएफ हम मेजर नहीं कर सकते, ईएमएफ कभी नहीं मिलेगा। इसका मतलब वोल्ट मीटर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस दे सकता है, उससे ईएमएफ मेजर नहीं हो सकता। और पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया था, बाहर से जो आप ड्राई सेल लाते हैं और ड्राई सेल की ईएमएफ होती है 1.5 वोल्ट, लेकिन जब सर्किट में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो 1.5 वोल्ट से भी उसकी पोटेंशियल कम मिलती है, 1.5 वोल्ट से भी पोटेंशियल क्या होगी, कम मिलेगी। ओके, इसका मतलब वोल्ट मीटर वो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है, ईएमएफ नहीं। अब ईएमएफ मेजर करना है तो क्या होगा, ईएमएफ मेजर करने के लिए, ईएमएफ मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज करेंगे, तो उसके लिए पोटेंशियोमीटर बनाया गया। मतलब जो पोटेंशियल या ईएमएफ भी मेजर कर सकता है, ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप लेंथ के साथ चेंज होने वाली, मतलब कि चेंज होने वाली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। चेंज होने वाली पोटेंशियल डिफरेंस आप क्रिएट कर सकते हैं और मेजर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि वोल्ट मीटर ऑलवेज पोटेंशियल डिफरेंस देगा, वो ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता। ओके, वोल्ट मीटर से ईएमएफ मेजर करना है तो पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो पास होने वाली करंट जीरो हो जानी चाहिए। अब पास होने वाली करंट जीरो होगी तो वोल्ट मीटर आंसर नहीं देगा। सेकंड, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो होनी चाहिए, और वो पॉसिबल नहीं है, किसी भी बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो नहीं होती। ये दोनों कंडीशन सही है तब जाके V और E इक्वल होंगे। ओके, I इक्वल जीरो हो गया तो भी जीरो, रेजिस्टेंस जीरो तो भी ये जीरो, तब जाके ऐसा बता सकते हैं कि वोल्ट मीटर से ईएमएफ मेजर हो सकता है, लेकिन ये दोनों कंडीशन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो पता चल गया कि वोल्ट मीटर कभी भी ईएमएफ मेजर नहीं कर सकता। तो ईएमएफ मेजर करने के जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हम क्या बताएंगे, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्लियर। अब पोटेंशियोमीटर जो है, लैब में जो पोटेंशियोमीटर हम यूज करते हैं, वो पोटेंशियोमीटर के अंदर विस्टन ब्रिज में लास्ट कल मैंने बताया था कि विस्टन ब्रिज के अंदर एक सिंगल वायर होता है जिसकी टोटल लेंथ होती है 100 सेंटीमीटर, इसलिए उसको मीटर ब्रिज भी बताया जाता है। लेकिन पोटेंशियोमीटर के अंदर टोटल 4 वायर होंगे, सबकी लेंथ 100 सेंटीमीटर, सबकी लेंथ क्या होगी 100 सेंटीमीटर। इसका मतलब टोटल लेंथ 400 सेंटीमीटर होगा, टोटल लेंथ कितना होगा 400 सेंटीमीटर। और बताया जाता है कि सर्किट में सबसे टिपिकल सर्किट इस पोटेंशियोमीटर की होती है, जो लैब के अंदर आप प्रैक्टिकल करेंगे इसमें सबसे टिपिकल सर्किट पोटेंशियोमीटर की बताई जाती है। देखो सपोज ऐसे डिफरेंट 4 वायर है, ए पॉइंट इसको बी बताएंगे, ये ए पॉइंट और इसको क्या लिखा बी। तो 0 से स्टार्ट करके 100 सेंटीमीटर, 101 से 200 सेंटीमीटर, 201 से 300 सेंटीमीटर एंड 301 टू 400 सेंटीमीटर। ओके, अब ए और बी के बीच में, ए और सबसे पहले मैं बैटरी कनेक्ट करूंगा, उसके बाद बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि किसी भी बैटरी के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस तो होता ही है। बैटरी की इंटरनल रेजिस्टेंस से बॉक्स करके बताई जाती है, जिसको स्मॉल आर लिखेंगे, इसको ई लिखेंगे। ओके, अब यहाँ एक की सर्किट में ऑन ऑफ करने के लिए, और इसके बाद एक रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स इसलिए आरबी लिखा जाता है कि यहाँ से जो करंट पास होता है उसको मेंटेन करना है। सपोज यहाँ से करंट पास हुआ, इससे बाहर आएगा, तो करंट मेंटेन करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करेंगे तो रेजिस्टेंस बॉक्स नहीं होता, प्रैक्टिकल के अंदर यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट नहीं करेंगे, वहां हम लोग रियोस्टेट कनेक्ट करेंगे ऐसे, मतलब वो रियोस्टेट रोटेट करेंगे, तो जिससे क्या होता है मतलब करंट इंक्रीज डिक्रीज होगा, लेकिन
टेक्स्ट बुक में सब में आप चेक करो तो यहाँ रेजिस्टेंस बॉक्स ड्रॉ करके दिया है, ये इसको रेजिस्टेंस ड्रॉ करके वेरिएबल रेजिस्टेंस का बताया। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स आरबी ऐसे लिख देता हूँ, ओके। तो करंट मेंटेन करेंगे, ओके। अब इस सर्किट के अंदर टोटल रेजिस्टेंस कितना है, सबसे पहले तो टोटल लेंथ ऑफ वायर, लेंथ ऑफ वायर कैपिटल एल, कैपिटल एल, ओके। अब सपोज मान लो कि यूनिट लेंथ ऑफ वायर की रेजिस्टेंस, यूनिट लेंथ ऑफ वायर के रेजिस्टेंस रो करके लिख रहा हूं, यूनिट लेंथ ऑफ वायर की रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, कैसे लिखा, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, एल और ए तो कांस्टेंट है पूरे वायर के लिए, तो इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल टू रो हो जाएगा। तो यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस क्या होगी, यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस रो, तो हम लिख सकते हैं यूनिट लेंथ के लिए रेजिस्टेंस, ओके। तो एल लेंथ की रेजिस्टेंस क्या होगी, तो एल लेंथ की रेजिस्टेंस लिखेंगे एल रो, मतलब इसकी टोटल रेजिस्टेंस को क्या बता सकते हैं हम, एल रो, वायर की जो रेजिस्टेंस है इसको एल रो लिखेंगे, ओके। सर्किट में टोटल कितने रेजिस्टेंस है, इसको आरडीएस लिख रहा हूँ, सर्किट के अंदर टोटल एक तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस निकलेगा उसको आर बताएंगे, और इस वायर की रेजिस्टेंस को हम आरडीएस लिखेंगे, क्या लिखेंगे, टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आर प्लस स्मॉल आर प्लस एल रो, आर मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, स्मॉल आर मतलब बैटरी के लिए, एल रो मतलब इस वायर के लिए, टोटल रेजिस्टेंस हो गया, ओके। नाउ करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन, क्या लिखेंगे, आर प्लस एल रो प्लस स्मॉल आर, क्योंकि ओम्स लॉ की फॉर्मूला हो गई आई इज इक्वल टू वी बाय आर, तो इतना करंट यहां से पास होगा, ये आई की फॉर्मूला इतनी होगी, आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर प्लस एल रो प्लस स्मॉल आर, ऐसा होगा। अब सपोज मान लो कि मैंने इस वायर के ऊपर एक पॉइंट कंसीडर किया सी, ए और बी है तो इसको लिखा सी, इसकी लेंथ को क्या बताएंगे, एल, ओके। तो ये दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस वी ए सी या वी एल इज इक्वल टू क्या लिखें, वी इज इक्वल टू आई आर, आर की किसका होगा, यूनिट सॉरी एसी वायर के लिए रेजिस्टेंस होगा, चलो आई की वैल्यू तो रख देंगे ई अपॉन आर प्लस एल रो प्लस स्मॉल आर, ओके। अब ये वाली फॉर्मूला यूज करो, फॉर यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस रो, फॉर स्मॉल एल रेजिस्टेंस क्या होगा, यहाँ लिख रहे चलो, यूनिट लेंथ रेजिस्टेंस कितना होगा रो, स्मॉल एल के लिए रेजिस्टेंस कितना होगा, ओके। तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, आर ए सी इज इक्वल टू स्मॉल एल इंटू रो, अब रो की वैल्यू कांस्टेंट अंदर रख दो, सो ई रो अपॉन आर प्लस एल रो प्लस स्मॉल आर इंटू एल, इसका मतलब पोटेंशियल बिटवीन ए एंड सी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्योंकि ये सभी कांस्टेंट है, ई मतलब मैग्नेटिक ईएमएफ, रो रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर, आर रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू फिक्स रखनी है, एल रो टोटल वायर की रेजिस्टेंस, स्मॉल आर द रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी द इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो पोटेंशियोमीटर वाली प्रिंसिपल कंप्लीट हो गई कि पोटेंशियोमीटर ऐसी इंस्ट्रूमेंट है जिसमें चेंज होने वाली पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगी और वो मेजर भी होगी। तो चेंज होने वाली पोटेंशियल डिफरेंस मतलब यहाँ से जैसे जैसे आप आगे जाएंगे लेंथ इंक्रीज होगी, इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा और वो मेजर भी हो सकता है। कि समझ मैंने यहाँ मेंटेन किया कि ये लेंथ 80 सेंटीमीटर, यहाँ रख दो, बाकी सब वैल्यू ऐड कर दो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस भी मिलेगा। क्लियर? तो ये जो बताया ये क्वेश्चन 50 नंबर का है। What is the potentiometer? Explain the principle of potentiometer. Clear? Explain the principle of potentiometer. Okay? इसी और चीज बताया उन लोगों ने, इसको लिखा है potential gradient. Potential difference between 2 points of wire is directly proportional to the distance between 2 points. Unit लिखा volt upon meter. Volt upon meter. मतलब potential difference at unit length is called potential gradient.
मतलब आप डेल्टा वी बाय डेल्टा एल लिख सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस एट यूनिट लेंथ इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट वोल्ट अपॉन मीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ही होता है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट चैप्टर दो यूनिट अपने लिखे थे, वोल्ट अपॉन मीटर और मीटर अपॉन कूलम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट नई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सेकंड चैप्टर में मेरे ख्याल से ऐसा नाम था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऐसा एक नाम था, वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड थी। पोटेंशियल ग्रेडियंट भी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। और अब तक मेरे ख्याल से बहुत सारे ग्रेडियंट पे, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके, 11th से मेरे ख्याल से इतनी फिजिकल क्वांटिटी अब तक हुई है। तो ये था 50 नंबर क्वेश्चन। ओके, कि पोटेंशियोमीटर के लिए प्रिंसिपल एक्सप्लेन करके देना है। पोटेंशियोमीटर डिफरेंट 4 वायर होंगे, इसकी तो टोटल कंटिन्यू कैलकुलेट करेंगे तो सिंगल वायर, लेकिन टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 100, थर्ड 100 एंड फोर्थ मतलब टोटल 400 वाली लेंथ होगी। आउटर सर्किट जो है इसमें पहले बैटरी, इंटररेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, ये की ऑन ऑफ के लिए, और करंट मेंटेन करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स। ओके, तो सबसे पहले लेंथ ऑफ वायर इज कैपिटल एम, यूनिट लेंथ ऑफ वायर, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ ऑफ वायर इज अ रो। ओके, यूनिट लेंथ की रेजिस्टेंस रो, एल के लिए कितना, तो आर एस इक्वल टू क्या लिखेंगे, एल रो। ओके, अब बाद में नाउ द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, तो कैपिटल आर रेजिस्टेंस बॉक्स है, small r interrelations of primary cell and L row wire की resistance. Now electric current in circuit, so E upon R dash, sorry, E upon total resistance of circuit, so R plus L row plus small r. Okay, अब बताया कि सपोज मैंने वायर पे एक पॉइंट कंसीडर किया C. Now potential difference between A and C is equal to IR, Ohm's law. According to Ohm's law, V is equal to क्या लिखेंगे, IR. So electric current from circuit, जो करंट यहाँ से पास होगा वही करंट यहाँ से यहाँ तक आएगा, इलेक्ट्रिक करंट I एंड RAC। तो I की तो फार्मूला सब्स्टिट्यूट कर दी, लेकिन ये कैसे कैलकुलेट किया, तो इन यूनिट, सॉरी, रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट लेंथ इज रो, L लेंथ के लिए कितना, सो L रो, ये कांस्टेंट था ब्रैकेट में रख दिया। ओके, इसका मतलब ये पूरी टर्म जो है कांस्टेंट वैल्यू है, सो VS इज प्रोपोर्शनल टू L। मतलब पोटेंशियोमीटर ऐसी डिवाइस है वहां चेंज के साथ मेजर कर सके, ऐसी पोटेंशियल डिफरेंस हम क्रिएट कर सकते हैं। अब मेन चीज, इसको पोटेंशियोमीटर क्यों बताया जाता है, तो किसी भी बैटरी की वो पोटेंशियल मेजर करके देगा, मतलब ईएमएफ से मेजर हो सकती है। ओके, तो कैसे, तो 52 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 51 नंबर क्वेश्चन में इसमें लिखा है, एक्सप्लेन द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ टू सेल बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर विद नेसेसरी डायग्राम। ओके, डायग्राम में यही रखना है, इसको चेंज नहीं करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। अब देखो, अब जो इंफॉर्मेशन की सभी प्रैक्टिकल की इंफॉर्मेशन है, उन लोगों ने जो डायग्राम आगे बताया इसमें ऐसा बताया कि यहाँ रेजिस्टेंस ड्रॉ कर दिया, उसको वेरिएबल रेजिस्टेंस बताया, और वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है रियोस्टेट, जो लैब में यूज होती है, ऐसे एरो ड्रॉ करके लिखा है आर, मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, बाकी सब वही का वही है। ओके, अब आपको दो प्राइमरी सेल दिए जाएंगे और दोनों प्राइमरी सेल की ईएमएफ की रेशियो फाइंड करनी है, दोनों प्राइमरी सेल के लिए ईएमएफ की रेशियो कैलकुलेट करनी है। अब पहले तो कौन कौन से दो प्राइमरी सेल होंगे, वो लोग आपको जो दो प्राइमरी सेल देते हैं इसको E1 और E2 लिख के देते हैं। E1 क्या रहता है, इस कंटेनर के अंदर सॉल्यूशन होगा, एक बड़ा सा रॉड है, इसको कार्बन रॉड बताया जाता है, ये कार्बन वो पॉजिटिव, और साथ में एक स्मॉलर मतलब छोटा सा रॉड जो होता है उसको जिंक, वो नेगेटिव की तरह रहता है। कार्बन पॉजिटिव है, जिंक नेगेटिव, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होगा वो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, इसकी पोटेंशियल 1.5 वोल्ट लिखी जाती है। ये लेक्लांस सेल है, ये लेक्लांस सेल जिसको E1 या EA बताया जाता है। सिमिलरली
1 सेकेंड होगा। इसमें बाहर वाली जो कंटेनर होती है ना, वो प्लास्टिक या ग्लास जार या सिलेंडर होता है, प्लास्टिक का सिलेंडर या ग्लास सिलेंडर। लेकिन इसमें जो बाहर वाली कंटेनर होती है ना, वो कॉपर की होती है। इसका मतलब कॉपर जो है वो पॉजिटिव, इसके अंदर सॉल्यूशन होगा। एक और कंटेनर रखा जाएगा, उस कंटेनर के अंदर जो सॉल्यूशन है वो डिफरेंट है और बाहर वाला डिफरेंट है। ये है CuSO4 और यहाँ जो रखा जाता है डाइल्यूट H2SO4। इसके अंदर एक रॉड होगा, वो जिंक रॉड। ये नेगेटिव, जिंक नेगेटिव एंड कॉपर पॉजिटिव। ये डेनियल सेल होता है जिसकी पोटेंशियल 1.1 या 1 पॉइंट बताई जाती है। इसको E2 या EB ऐसा एक प्रैक्टिकल में आपको लिख के देंगे। हाँ, प्रैक्टिकल के अंदर इसकी इंफॉर्मेशन नहीं दी होगी। आपको 2 सेल दिए जाएंगे, ये दोनों सेल से पता चल जाएगा कि कार्बन पॉजिटिव जिंक नेगेटिव। ओके, आउटर सिलेंडर ग्लास या प्लास्टिक का NH4 सेल भरा हुआ होगा। इसका मतलब ये लेक्लांस सेल 1.5 वोल्ट। ओके, लेकिन बाहर वाली कंटेनर कॉपर की है, इसके अंदर और एक कंटेनर है, कॉपर कंटेनर में CuSO4, अंदर कंटेनर में डाइल्यूट H2SO4, ये जिंक रॉड है। तो इसका मतलब इसकी पोटेंशियल 1.1 वोल्ट। और ये सेल को क्या बताएंगे? लेक्लांस सेल ये रहेगा, तो उसको क्या लिखेंगे? डेनियल। अब ये दोनों सेल यहाँ ड्रॉ करना है। ये होगा E1, इसको बताएंगे E2। दोनों के पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ कनेक्ट करना है और दोनों के जो नेगेटिव टर्मिनल है यहाँ 2 वे की होती है, 2 पॉइंट वाली की। इससे 3 पॉइंट होते हैं, 1, 2 और 3। यहाँ से जाएगा गैल्वेनोमीटर और वहां से वो जॉकी की जो पहले बताई गई थी, ये आपने विस्टन बिज में यूज किया था। ओके, ये है गैल्वेनोमीटर। अब सपोज आपने पिन या की यहाँ रखी, तो ये वाला सेल सर्किट में होगा कौन सा? E1 सेल। आपने सपोज यहाँ की रखी, तो E1 सेल सर्किट में आएगा और E1 की जो लेंथ है उसको L1 बताएंगे। E1 की लेंथ के लिए क्या बताएंगे? L1। अभी वो फॉर्मूला लिखी थी कि V इज इक्वल टू E रो अपन R, L रो स्मॉल r इंटू L। ओके, तो इससे पता चलता है कि E1 इज प्रोपोर्शनल टू या E1 इज इक्वल टू, ये पूरी फॉर्मूला लिख सकते हैं, E रो अपन R L रो प्लस स्मॉल r इंटू L1। सपोज आपने लेंथ मेजर की, जो लेंथ आती है यहाँ से स्टार्ट करें 0 to 100, 101 to 200, 201 to जो आता है लिखना है, मतलब उसको क्या बताएंगे? L1। तो फर्स्ट सेल के लिए जो लेंथ होगी L1, ये तो रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेंगे। अब की यहाँ से यहाँ रख देंगे, यहाँ की रखेंगे तो E2 सेल सर्किट में आएगा, उसके लिए जो लेंथ है उसको हम L2 बताएंगे। तो E2 के लिए E रो अपॉन R प्लस L रो प्लस स्मॉल r L2, इक्वेशन नंबर 2। तो इससे पता चलेगा कि E1 अपॉन E2 आप कैलकुलेट करें तो L1 अपॉन L2 से मिलेगा। दोनों सेल के लिए जो लेंथ मिलती है लेंथ कंसीडर करिए कि यहाँ नल पॉइंट आना चाहिए। एज पर एग्जांपल यहाँ आपकी की रख दी, आपने की रोटेट करना शुरू किया, कहां तक रोटेट करें? गैल्वेनोमीटर 0 हो जाना चाहिए। और सपोज मान लो कि यहाँ आए गैल्वेनोमीटर 0 हो गया, गैल्वेनोमीटर 0 होना का मतलब क्या हुआ? इस पोर्शन से करंट पास नहीं होगा। और जब बैटरी से करंट पास नहीं होता, जब बैटरी से करंट पास नहीं होगा तो I इक्वल टू 0, और I इक्वल टू 0 इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल टू EMF। पोटेंशियल इक्वल टू क्या हो जाएगा? EMF। क्लियर? पहले ही बताया था कि वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है। वोल्ट मीटर से क्या मिलता है? पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, और वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है, और यहाँ क्या मिलता है? E1 E2 मतलब EMF। ठीक है सर? तो I इक्वल टू 0। जब आप यहाँ की रखेंगे, जॉकी घुमाना शुरू करेंगे, जहां आपको गैल्वेनोमीटर 0 मिलता है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली करंट 0 हो गई, और गैल्वेनोमीटर से पास होने करंट 0 हो गई, इसका मतलब I इक्वल टू 0। तो वही पोटेंशियल आपको EMF देगा। और इसलिए फॉर्मूला के अंदर V की जगह क्या रखा? एक चीज और, ये जो आप पूरा कंप्लीट करेंगे, 2-3 रीडिंग लेना है। फर्स्ट रीडिंग हो गई, पहले E1 के लिए L1, E2 के लिए L2, बाद में यहाँ से रेशंस चेंज करेंगे, फिर से दोनों रीडिंग लेंगे, E1 के लिए L1, E2 के लिए L2। आपको 3 या 4 ऐसे रीडिंग लेना है और सबके लिए E1 by E2 इक्वल टू L1 by L2 कैलकुलेट करना है। एवरेज वैल्यू रिमेन कांस्टेंट रहनी चाहिए।
लेकिन फिर भी ये पोटेंशियोमीटर का सिर्फ 50% एक्सपेरिमेंट है। आगे क्या है तो लोगों ने बताया कि अब यहाँ इस पोर्शन में आप इस तरह की अरेंजमेंट करेंगे। चलो इस सर्किट को चेंज करके बता रहा हूँ। ये E1 E2 और गैलट E1 और E2 पॉजिटिव नेगेटिव। ये जो अरेंजमेंट है इसको हेल्पिंग कंडीशन बताया जाता है। हेल्पिंग मतलब दोनों बैटरी एक बैटरी की तरह वर्क करेगी, मतलब दोनों की ईएमएफ ऐड हो जाएगी, सिंगल बैटरी की तरह यूज करेंगे। हेल्पिंग कंडीशन के अंदर जो लेंथ मिलेगी फिर से आप इस तरह से चेक करेंगे, नल पॉइंट फाइंड करेंगे, उस लेंथ को E1 प्लस E2 बोलते हैं हेल्पिंग कंडीशन, उस लेंथ को हम L3 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? L3। और बाद में यहाँ अपोजिंग कंडीशन ऐड करना है। अपोजिंग मतलब प्लस माइनस माइनस प्लस E1 और E2 दोनों पोटेंशियल एक दूसरे के ऑपोज में हो जाएंगे। ऑपोज में होने का मतलब ऐसा हुआ कि E1 माइनस E2। अब चेक करो ऑलवेज E1 की पोटेंशियल ज्यादा है और E2 की पोटेंशियल क्या है? कम। इसलिए इसको E1 दिया जाता है, इसको E2। अब एग्जाम में सपोज आप प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन पूछेंगे तो ज्यादा इससे क्वेश्चन पूछेंगे कौन सी इलेक्ट्रोलाइट है, कौन सा सॉल्यूशन है, मतलब रॉड्स कौन से है, ओके पोटेंशियल क्या रहेगा, पूरा कंप्लीट करने के बाद पूछेंगे इसमें E1 कौन सा E2 कौन सा। और सपोज आपने गलती कर दी इसको E1 बताया E2 बताया तो आगे वाले सभी जो भी क्वेश्चन है सभी कैंसर। कैंसर इसलिए कि आपने इंफॉर्मेशन गलत दी। ये E1 है और ये E1 इसलिए इसकी पोटेंशियल 1.5, उसकी पोटेंशियल कितनी है? 1.1। क्लियर? ओके। तो यहाँ दोनों अपोज में होंगे, जब अपोज में होंगे तो जो लेंथ मिलेगी उसको L4 बताया जाएगा। एक और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जब आप हेल्पिंग कंडीशन में कनेक्ट करेंगे हेल्पिंग में तो आपको नल पॉइंट लास्ट 2 बार नहीं मिलेगा, इसका लास्ट बार नहीं मिलेगा, 3rd या 4th पे मिलेगा समझो, क्योंकि दोनों बैटरी सिंगल बैटरी की तरह यूज होती है, दोनों की पोटेंशियल ऐड हो जाती है, मतलब लेंथ मैक्सिमम होगी। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन होगा सब्ट्रैक्शन तो आपको फर्स्ट बार पे आंसर मिलेगा, क्योंकि लेंथ बहुत कम मिलेगी। ओके। और इस मेथड से जब E1 by E2 कैलकुलेट करना है तो E1 by E2 is equal to L3 plus L4 upon L3 minus L4। इस तरह की फॉर्मूला से होता है। हेल्पिंग और अपोजिंग से जब रेशियो फाइंड करना है तो L3 plus L4 upon L3 minus L4। लेकिन जब इंडिविजुअली आपको कंप्लीट करना है इंडिविजुअली सो E1 by E2 is equal to L1 by L2। ओके। ये इंफॉर्मेशन इन लोगों ने आपको 51 नंबर क्वेश्चन में दी है। कौन से? 51। एक्सप्लेन द कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल बाय यूजिंग द पोटेंशियोमीटर विद नेसेसरी डायग्राम। हो सके तो एक बार देख लो, दर्पण हो तो फटाफट 2 मिनट में लास्ट वाली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बाद में। मतलब अब देखो पहले से बता दें कि पोटेंशियोमीटर से किसी भी बैटरी की ईएमएफ हम मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये तो रेशियो मेजर किया। ओके। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जब हमने पहले इंडिविजुअली जहां इवन कनेक्ट किया था तो लेंथ क्या थी? L1। सपोज आपने L1 रख दिया, ये सब तो फिक्स है, ये सभी जो है इसकी वैल्यूएशन तो फिक्स रहती है, कभी चेंज नहीं होती। ब्रैकेट में जितने लिखे सभी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट है, तो सबकी इंफॉर्मेशन रख दो, L1 रख दो, कैलकुलेट करो तो E1 की पोटेंशियल मिल जाएगी। तो इस इंस्ट्रूमेंट से ईएमएफ भी मेजर होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर होता है। ओके। अब हम फिर से डायग्राम में थोड़ा चेंज करेंगे, इंटरलेशंस कैलकुलेट करेंगे। इसका मतलब जो भी चेंज है इतने पोर्शन में ही, बाकी सब तो रिमेन सेम, इसमें चेंज नहीं होता। ओके। जिस प्राइमरी सेल के लिए आपको इंटरलेशंस फाइंड करना वो रख दो। ओके। और उसके पैरेलल में एक और की रखेंगे जिसको हम K2 बताएंगे, एक रेजिस्टेंस बॉक्स रखेंगे और यहां से गैल्वेनोमीटर होगा।
ओके। और सेकेंड पॉइंट से अगेन जॉकी, इस तरह की सर्किट होगी इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए। क्लियर? ओके। सबसे पहले जब आप K2 ओपन रखेंगे, K2 की ओपन रखेंगे, तो मतलब पूरा करंट यहाँ से पास होगा, ये पोर्शन सर्किट में कनेक्ट होगा ही नहीं क्योंकि की ओपन है, तो सिर्फ ये वाला पोर्शन कनेक्ट होगा। और जब ये पोर्शन कनेक्ट होता है तो उस लेंथ को हम L1 बताएंगे। विदाउट K2 या K2 की ओपन होगी और जब आप रीडिंग लेंगे तो पूरा करंट यहाँ से पास होगा। जब पूरा करंट यहाँ से पास होता है, ओके, और तब जब पूरा करंट पास वहां से होगा तो लिख सकते कि E इज इक्वल टू फाइव इंटू L1। ये फाइव क्या है, तो ब्रैकेट में जो लिखा था ना मैंने कांस्टेंट वैल्यू, उसको मैंने एक नाम दे दी फाइव। लिखना तो लिख सकते, बाद में लिखते हैं ई रो। ई मतलब कौन सा, ये वाला। ओके, ये दोनों इक्वल नहीं हो जाना चाहिए वरना इसको इवन बताएंगे। ओके, ई रो मतलब ये वाली बैच पोटेंशियल, ई रो अपॉन एल रो प्लस स्मॉल आर, ओके, इंटू L1। तो जो बैटरी हमने रखी है इसको कैपिटल ई कर दें, वाला टेक्स्ट बुक की वो सभी साइन चेंज हो जाएगी, इसलिए स्मॉल ई इसके लिए हो, कैपिटल ई इसके लिए लिखते हैं। ई रो अपन आर प्लस एल रो प्लस आर। ओके, इसको हमने 5 करके लिखा, पूरा ब्रैकेट कांस्टेंट, क्या लिखेंगे 5। सिर्फ प्राइमरी सेल कनेक्ट होगा तो यहाँ से करंट पास होगा, और जब वहां से करंट पास होता है तो लेंथ को क्या बताएंगे, L1। अब उन लोगों ने बताया कि अब आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स। अब आप K2 की क्लोज करेंगे, K2 क्लोज करेंगे, इसका मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट हो जाएगा। रेजिस्टेंस बॉक्स क्या हो जाएगा, कनेक्शन में आएगा। अब रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्शन में आएगा तो उन लोगों ने बताया कि तब जो लेंथ है उसको हम L2 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे, L2। और उस पोटेंशियल डिफरेंस को V इज इक्वल टू 5L2, मतलब फार्मूला इसी तरह से मिलेगी लेकिन L2 के लिए मिलेगा। ओके, अब बताइए समझ, दोनों की रेशियो फाइंड करते हैं, E अपॉन V। क्योंकि पहले क्या था, पहले ओनली बैटरी, अब बैटरी के पैरेलल में पूरी रेजिस्टेंस बॉक्स आ जाएगी, इसलिए उसको पोटेंशियल V करके लिखा। तो E अपन V इज इक्वल टू L1 अपॉन E अपन V इज इक्वल टू L1 अपॉन L2। क्लियर? बट E जब लिखेंगे तो लिखेंगे I इंटू R प्लस स्मॉल r, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है तो क्या लिखेंगे, IR। ये पोटेंशियल डिफरेंस तो इसकी होगी। जब आप बॉक्स कनेक्ट करेंगे दोनों पैरेलल में होंगे, और दोनों पैरेलल में होंगे इसका मतलब पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। तो इसमें लिखा E इज इक्वल टू I R प्लस R, लेकिन ये क्या होगा IR। सपोज ये वैल्यूएशन सब्स्टिट्यूट कर दो, तो I इंटू R प्लस स्मॉल r, I कैंसल। हमको इंटरनल रेजिस्टेंस कंप्लीट करके देना है, क्या इंटरनल रेजिस्टेंस। तो पहले इसकी रेशियो फाइंड करेंगे, R बाय R तो 1, स्मॉल I बाय R L1 माइनस L1 अपन L2, तो स्मॉल r अपन कैपिटल R इज इक्वल टू L1 अपन L2 माइनस 1, एंड therefore small r is equal to R L1 by L2 minus 1। तो इस फॉर्मूला से एक चीज तो कंफर्म कि always L1 is greater than L2, L1 is greater than L2। ओके, अब एक काम करो, मेरे ख्याल से टाइम ओवर होने वाला है। यस, फिर से रिजॉइन हो जाना। ओके सर। सबसे पहली कंडीशन कौन सी थी कि इस फॉर्मूला के अंदर L1 by L2 minus 1, इसका मतलब always L1 is greater than L2। इसका मतलब K2 ओपन रखने से जो लेंथ आप मेजर करते हैं सबसे पहले वो लेंथ सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि ये रेशियो प्रॉपर नहीं होगा। L1 by L2 always greater than 1 होना चाहिए, greater than 1 होगा तब जाके डिफरेंस, एज फॉर एग्जाम्पल कि ये लेस देन 1 हो गया तो सॉरी L1 लेस देन L2 हो गया तो ये रेशियो लेस देन 1 होगा, और लेस देन 1 होगा तो सब्ट्रैक्शन नेगेटिव होगा।
तो रेजिस्टेंस नेगेटिव मिलेगा और रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। क्लियर? तो सबसे पहले याद क्या रखना है कि ऑलवेज L1 इज ग्रेटर देन L2। इसका इस तरह से भी लिख सकते हैं L1 माइनस L2 बाय L2 तो भी चलेगा। प्रैक्टिकल में इसमें जो ग्राफ प्लॉट किया जाता है 1/r L1 बाय L2 वाला होता है, इस तरह का मिलेगा स्ट्रेट लाइन जैसा। स्लोप फाइंड कर दो मतलब आंसर हो जाएगी। ओके, तो इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। अब चेक करो कि टोटल पोटेंशियोमीटर जो है इसके 3 क्वेश्चन है। कौन कौन से 3 क्वेश्चन? सबसे पहले तो हमने कंप्लीट किया व्हाट इज द पोटेंशियोमीटर, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। सेकंड क्वेश्चन था explain the comparison of the EMF to cell by using the potentiometer. Okay, and third explain the method of measuring the internal resistance of a cell by using potentiometer. मतलब 50, 51 एंड 52 3 क्वेश्चन है। ओके, और लैब के अंदर इसमें 2 प्रैक्टिकल है, एक तो E1/2 ओके सेपरेट मेथड से, और E1/2 हेल्पिंग अपोजिंग कंडीशन से। पूरा एक ही एक्सपेरिमेंट है। ऐसा बताया जाता है कि इलेक्ट्रिसिटी में सबसे लेंथी एक्सपेरिमेंट वही है, ये पूरे साथ में कंप्लीट करना पड़ेगा। ओके, और सेकंड बताइए इंटरनल रेजिस्टेंस। और इंटरनल रेजिस्टेंस के अंदर ये भी ग्राफ पॉसिबल है, मतलब ये वाला भी हाँ एक चीज है, वो लोग सिर्फ ग्राफिकल मेथड लिख के छोड़ देते हैं, तो ग्राफ खुद को बनाना पड़ेगा इधर। तो इसमें 2 टाइप के ग्राफ है। फर्स्ट वाला मैंने ग्राफ बताया वो L1/L2 वर्सेस 1/R, L1/L2 वर्सेस 1/R स्ट्रेट लाइन होगा, ओरिजिन से पास नहीं होगा। इसकी स्लोप फाइंड करनी है और स्लोप से ही आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मिल जाएगा। देखिए और एक ग्राफ है ओके, क्योंकि इसके अंदर में चेंज क्या किया रेजिस्टेंस बॉक्स की रेजिस्टेंस, और नोट डाउन क्या किया तो लेंथ। ओके, तो यहाँ R होगा और L1/L2 रहेगा। ग्राफ ऐसे प्लॉट होती है, तो ग्राफ जितनी माइनस में जाती है ना वो पॉजिटिव लिखना है, लेकिन ये इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये क्या होगी इंटरनल रेजिस्टेंस। क्लियर? तो इस तरह से भी कैलकुलेशन होती है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा यही ग्राफ वो लोग कंप्लीट करवा देंगे, इजीली कंप्लीट हो जाता है। इसमें स्केल प्रॉपर नहीं होता और प्रॉपर इसको माइनस में हम कंसीडर नहीं कर सकते, इसलिए मतलब ये एग्जैक्टली नहीं मिलता, क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत कम होता है और ये कभी ज्यादा मिल जाता है, कभी ये ज्यादा तो कम होता है, रेशियो प्रॉपर नहीं होती। जो ऐसा ग्राफ है कि आपको आंसर एग्जैक्टली देगा, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए 2 ग्राफ है। क्लियर? तो थर्ड चैप्टर टोटल इतनी थियरीज थे। आज पोटेंशियोमीटर भी कंप्लीट हो गया, मतलब चैप्टर नंबर 3 की सभी थियरी कंप्लीट हो गई। आपको जो लिखना है 50, 51 एंड 52, 50, 51 एंड 52 पोटेंशियोमीटर के तीनों क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। सेकंड कल जो होगा टेस्ट वो चैप्टर नंबर 1 और 2 के एमसीक्यू होंगे, चैप्टर नंबर 1 और 2 के एमसीक्यू होंगे। ओके, और नेक्स्ट के अंदर चैप्टर 3 के क्वेश्चंस दे देंगे। हमने लास्ट टेस्ट कौन सा चैप्टर नंबर 2 न्यूमेरिकल लिखा ना फ्राइडे, चैप्टर 2 फ्राइडे। ओके यस सर। यस सर। तो काम ऐसा करेंगे कि चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चंस दे देंगे, तो जो कंप्लीट करना है। अच्छा, चैप्टर 3 के क्वेश्चंस जो कंप्लीट करने वो बता देंगे, तो थियरी प्रिपेयर करना शुरू कर दो तो कंप्लीट हो जाए। क्लियर? चैप्टर 3 यस सर। तो 3 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे, न्यूमेरिकल भी बाकी है। और सपोज फर्स्ट और सेकंड एक काम कर, थर्ड चैप्टर साइड पे कर दो, पहले फर्स्ट और सेकंड प्रिपेयर कर दो, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे फर्स्ट और सेकंड की टेस्ट लेंगे कि 29, 30 को जो स्कूल के अंदर पेपर आएगी बोर्ड से, बोर्ड पेपर देगी केमिस्ट्री और फिजिक्स के। ओके, एक 29 को है और एक 30 को है, 2 पेपर लिखने हैं, तो उसके अंदर आपको फर्स्ट और सेकंड चैप्टर ही है, थर्ड नहीं है। तो एक काम और करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे में चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड की टेस्ट लेंगे, थर्ड नहीं, थर्ड के बाद। क्लियर? उतना कंप्लीट कर सर दो। पेपर घर पर ही फिनिश करना है। वो तो अभी क्या देंगे, घर पर लिखना पड़ेगा, बात सही है, लेकिन कैसे लिखना है, कैसे सबमिट करना है, वो सब देखना पड़ेगा ना। ओके। ओके,
वो लोग क्या क्या नॉर्म्स प्रोवाइड करते हो बात की बात, क्लियर। लेकिन एक बार कंटिन्यू प्रिपेयर तो करते रहना है, क्योंकि उसका जरूरी नहीं ये सभी टेस्ट कैसे कंडक्ट हुआ वो सब देखेंगे। ऑनलाइन भी एमसीक्यू टेस्ट भी हो सकती है, डिपेंड वो लोग क्या भेजते हैं। लेकिन हम चैप्टर नंबर 1 को एक बार रिपीट कर लेंगे फ्राइडे के लिए, ओके। यस सर। चलो इतना ही रखेंगे, 3 क्वेश्चन लिख के देना है। ओके, बाय। बाय।